हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों को मैं मध्यकालीन इतिहास पढ़ा रहा हूं, मेडिवल हिस्ट्री। और मेडिवल हिस्ट्री में अभी तक आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा उसमें भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, और 17 बार भारत को लूटने वाले महमूद गजनवी के बारे में, और भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत करने वाले मोहम्मद गोरी के बारे में आपने पढ़ा। और अब जो कुछ मैं समझाने चल रहा हूँ यहीं से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत है। मैंने आप लोगों से कहा था कि मुस्लिम्स अपने एम्पायर को सल्तनत कहा करते थे, वो अपने साम्राज्य को सल्तनत कहते थे। तो यहाँ से मैं आप लोगों को सल्तनत काल के बारे में समझाऊंगा। और सल्तनत काल 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक है, यानी कि 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक के काल को सल्तनत काल कहा जाता है। ये सल्तनत काल है। और मैंने आप लोगों को सल्तनत काल का पहला वंश कल पढ़ाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश, कुतुबी वंश। अभी सल्तनत काल में जो दूसरा वंश था जिसने भारत पर शासन किया वो है इल्तुतमिश का वंश। इसे शमसी वंश कहा गया है। ये शमसी वंश था और शमसी वंश का फाउंडर था इल्तुतमिश। शमसी वंश का जो फाउंडर था, संस्थापक था, वो था इल्तुतमिश। देखो, इल्तुतमिश एक बहादुर व्यक्ति था। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा या मैं इसकी बहादुरी से परिचित नहीं हूं, मैंने इसको लड़ते हुए नहीं देखा है। इसके बारे में उस समय के लोग कहा करते थे, जैसे मोहम्मद गोरी कि कई बार इसने जाटों से जान बचाई थी, तो मोहम्मद गोरी इसकी बहादुरी की बड़ी प्रशंसा करता था। आप जानते हैं यह व्यक्ति मोहम्मद गोरी के गुलाम का गुलाम था, यानी मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, स्लेव्स स्लेव। तो इसकी बहादुरी की प्रशंसा मोहम्मद गोरी किया करता था। यहां तक कि गोरी ने ऐबक से कहा था कि इस लड़के का ध्यान रखना, बड़ा होनहार है, बहुत आगे जाएगा। और ऐबक ने ध्यान रखा, इसका अपना सनीला बना दिया, दामाद बना दिया। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा ध्यान रखा जा सकता है। तो यहां पर क्या हुआ कि यह जो है इल्तुतमिश का दामाद भी था। गोरी ने कहा था इसको गुलामी से मुक्त कर दो, इसने मेरी जान बचाई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको गुलामी से मुक्त कर दिया था। लेकिन फिर भी इन लोगों को गुलाम ही कहा जाता है और इनके द्वारा स्थापित वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति अपनी बहादुरी दिखा चुका है। जब यह शासक बना तो इसको लगा कि मैं लाहौर में क्यों रहूं, इसको लगा कि मैं लाहौर में क्यों रहूं, मैं लाहौर में क्यों रहूं। ये यहां पर लगाइए, आप यहां पर समझिए कि मैं लाहौर में क्यों रहूं, पाकिस्तान में क्यों रहूं, और मैं अफगानिस्तान के रूलर एल्दीज का सेनापति बनकर क्यों रहूं, या ऑफिसर बनकर क्यों रहूं, क्यों ना मैं भारत का स्वतंत्र शासक बन जाऊं। कुतुबुद्दीन ऐबक डरता था अफगानिस्तान के एल्दीज से, इल्तुतमिश नहीं डरता। इल्तुतमिश भारत पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, लेकिन ऑफिसर के रूप में नहीं, शासक के रूप में। अब यह व्यक्ति भारत में शासन करना चाहता है, तो इसने सबसे पहले अपनी जो कैपिटल है वो लाहौर से ट्रांसफर करके दिल्ली कर लिया, क्योंकि एक विशाल साम्राज्य को संभालना है, पाकिस्तान से लेकर बंगाल तक, और उधर नॉर्थ में दिल्ली, और उसके उत्तर से लेकर के दिल्ली के दक्षिण में जाइए तो मध्य प्रदेश तक, ये पूरा का पूरा साम्राज्य संभालना है। और आज का दौर नहीं था कि कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो आपने हेलीकॉप्टर से कमांडोज भेज दिए। उस समय शासक को सेना भेजनी पड़ती थी विद्रोहों का दमन करने के लिए, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए। इसीलिए राजधानी साम्राज्य के केंद्र में होती थी। जैसे दिल्ली है तो वेस्ट में प्रॉब्लम है तो आर्मी भेजो, ईस्ट में प्रॉब्लम है इधर आर्मी भेजो, नॉर्थ या साउथ में भेजो। तो दिल्ली केंद्र में थी, जो मुस्लिम साम्राज्य है भी उसके केंद्र में थी दिल्ली। अब इल्तुतमिश ने क्या किया, राजधानी को दिल्ली बना लिया। एक वक्त की बात है, एक व्यक्ति था अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर, और इस अनंगपाल तोमर ने ढिल्लिका शहर की स्थापना की थी। ढिल्लिका शहर, ये ढिल्लिका का नाम बिगड़ते बिगड़ते दिल्ली हो गया।
वर्तमान समय में जो हम लोग दिल्ली कहते हैं, पहले ये ढिल्ली का कहा जाता था। इसका एक और नाम था योगिनीपुर। बहुत पहले इंद्रप्रस्थ जो पांडवों की राजधानी थी वो दिल्ली में ही था। तो इस तरह से कई नाम हैं इसके। जब मैं प्राचीन इतिहास पढ़ाऊंगा तो आप लोगों से बात करूंगा। यहाँ पर क्या हुआ कि अनंगपाल तोमर ने ढिल्लिका शहर की स्थापना की थी, और ढिल्लिका यानी दिल्ली तोमरों से छीन लिया था पृथ्वीराज चौहान ने। यही कारण है कि जब पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी से, तो जयचंद ही सपोर्टर नहीं था मोहम्मद गोरी का, तोमरों ने भी मोहम्मद गोरी का सपोर्ट किया था। तो अभी क्या हुआ कि दिल्ली को राजधानी बना लिया इल्तुतमिश ने, लेकिन सिर्फ राजधानी बनाना ही सॉल्यूशन नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है। दिल्ली राजधानी बनाने का मतलब यह है कि आप भारतीयों के बीच में रहकर उन पर नियंत्रण स्थापित करोगे, तो भारतीय आपको जीवित क्यों छोड़ेंगे? और क्यों गुलामी इतनी आसानी से बर्दाश्त करेगा भारतीय? बहुत कठिनाई होने वाली है। इल्तुतमिश के सामने बड़ी समस्या है अब। लेकिन आप जानते हैं इंसान का दिमाग बहुत सी समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से निकाल देता है, यदि दिमाग है तो। यदि दिमाग नहीं है तो छोटी सी भी परेशानी को लोग बड़ी बना लेते हैं। इल्तुतमिश को पता है कि इतने विशाल साम्राज्य पर मैं अकेला शासन स्थापित नहीं कर सकता। बेटा, आप लोग तो जानते हैं किसी देश में शासन करने के लिए, शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए ऑफिसर्स की आवश्यकता पड़ती है, वर्कर्स की आवश्यकता पड़ती है। आपके पास पुलिस हो, आर्मी हो, ऑफिसर हो। अब आज की तरह उस समय पर संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग तो था नहीं। ये बोल देता कि 10-10 हजार वैकेंसी निकलवाओ तुरंत आईएएस और पीसीएस की, और 15,000 एसआई की वैकेंसी निकलवा दो, 50,000 पुलिस की वैकेंसी निकलवा दो। ऐसा तो बोल नहीं सकता, ये सब तो कर नहीं सकता। इसको करना क्या है? जैसे राष्ट्रपति शासन होता है, सेना का शासन, इसके पास सेना है। तो इसने क्या किया कि पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे कई क्षेत्रों में बांट दिया, छोटे छोटे कई क्षेत्रों में बांट दिया। ये ऐसा ही है जैसे आपके पास 100 बीघा जमीन हो और आप उसको 100 लोगों में बांट दें कि भाई छोटे छोटे क्षेत्र पर एक एक लोग खेती करो, और जो कुछ उपज होती है उसमें अपनी मेहनत का आप ले लो, बाकी हमें दे दो। अब क्या होगा कि कार्य करना आसान हो जाएगा। यानी कार्य बड़ा है तो कई लोगों में बांट करके उस कार्य को आसान कर दो, कई लोगों को जिम्मेदारी दे दो आप। ऐसे ही इस व्यक्ति ने पूरे साम्राज्य को 40 भागों में बांटा, और 40 भागों में बांट करके उन क्षेत्रों पर एक एक ऑफिसर की नियुक्ति कर दी, एक एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी। आज के बाद ये जो अधिकारी हैं इनके पास छोटी सी सेना होगी। इनका कार्य है अपने क्षेत्र से टैक्स वसूलना, इनका कार्य है अपने क्षेत्र में रह करके शासन व्यवस्था स्थापित करना। और हाँ, जो टैक्स वसूलेंगे ये अपने क्षेत्र से, उससे अपने लोगों को टैक्स ये पेमेंट देंगे, अपने वर्कर्स को, आर्मी वालों को अपना खर्च निकालेंगे, बचा हुआ पैसा भेज दिया जाएगा दिल्ली में बैठे इल्तुतमिश के पास। ये सिस्टम थोड़ा बहुत मिलता जुलता है जैसे आज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। कई राज्य हैं, प्रत्येक राज्य का अपना सीएम है, वो राज्य का कार्यभार देखता है, उसको टैक्स में हिस्सा मिलता है, लेकिन राज्य का बहुत सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है। और आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होती है अपेक्षाकृत राज्य सरकारों के। तो ऐसे में क्या हुआ यहां पर कि अब इल्तुतमिश ने 40 लोगों की नियुक्ति की। इन 40 लोगों को तुर्क सरदार कहा जाता है। ये जो 40 लोग हैं वो तुर्क सरदार हैं, ये तुर्क सरदार हैं। और ये जो संगठन मैं आपको बता रहा हूं इसे दल चालीसा कहा जाता है। ये जो संगठन है वो दल चालीसा है, 40 लोगों का दल। जैसे आप लोगों ने सुना होगा वो अली बाबा 40 चोर, एक मूवी भी बनी है इस पर। तो बस समझ लो 40 तुर्क सरदार 40 चोर हैं, और इल्तुतमिश अली बाबा, तो अली बाबा 40 चोर। आज के बाद ये अली बाबा 40 चोर यानी कि इल्तुतमिश और उसके 40 सरदार मिलकर भारत पर नियंत्रण स्थापित करेंगे उस क्षेत्र पर जो अभी मुस्लिम शासकों के पास है, मुस्लिम शासक के पास है, यानी इल्तुतमिश के पास है। अब सोच करके देखो आप, एक झटके में इसने भारत के बड़े क्षेत्र पर बड़ी आसानी से नियंत्रण स्थापित कर लिया।
और सबसे बड़ी बात जानते हैं आप, जैसे एक क्रिमिनल यदि भागना चाहे तो एक थाने की पुलिस उसको दौड़ा ले, क्रिमिनल भाग रहा है, अब तुरंत अगले थाने में संपर्क हो जाता है कि भाई देखो उस क्षेत्र से क्रिमिनल निकलने वाला है, और फिर कई थानों की पुलिस क्रिमिनल को घेर के फिर मार दे। आसान कार्य है। अब ऐसे समझो 40 तुर्क सरदार हैं, अलग अलग क्षेत्र में हैं। अगर मुट्ठी भर भारतीय विद्रोह भी करें इल्तुतमिश के खिलाफ तो जगह जगह पर तुर्क सरदार हैं, दल चालीसा के सदस्य, वो भारतीयों को घेर लेंगे। भाई मुट्ठी भर भारतीय विद्रोह कर सकते हैं। ज्यादातर भारतीयों को ये लगता था कि सुख दुख ऊपर वाले की इच्छा से आता है, अगर कोई समस्या भी है तो आज नहीं कल उसका समाधान हो जाएगा। वो स्वयं प्रयास नहीं करते थे समस्या समाप्त करने के लिए। वो समस्या समाप्त करने के लिए स्वयं प्रयास नहीं करते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि यदि मुट्ठी भर लोग विद्रोह भी करेंगे तो उनका दमन करवा दिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में तुर्क सरदार हैं। एक क्षेत्र में प्रॉब्लम हुई तो दूसरे क्षेत्र का तुर्क सरदार हेल्प कर सकता है, तीसरे क्षेत्र का तुर्क सरदार आ जाएगा। पर एक क्षेत्र के लोगों की मदद करने के लिए दूसरा क्षेत्र या दूसरे क्षेत्र के लोग नहीं आएंगे। बेटा जब जब भारत के लोग बटे हुए होते थे, ये विदेशी तभी भारत में आकर शासन व्यवस्था स्थापित कर पाते या भारत को लूट पाते, वरना इनमें कहां इतनी शक्ति थी। ये तो भारतीयों की आपस की लड़ाई का फायदा उठाते थे। तो दल चालीसा का गठन किया गया। इसको दल चालीसा अथवा तुर्कान चिहलगानी कहा जाता है। इसको दल चालीसा अथवा तुर्कान चिहलगानी कहा जाता है इस व्यवस्था को। ये देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि राजधानी इसने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल तोमर था। अनंगपाल तोमर वाज फाउंडर ऑफ दिल्ली। इल्तुतमिश ने दल चालीसा अथवा तुर्कान चिहलगानी का गठन किया था। ये 40 तुर्क सरदार हैं और इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत की। यह व्यक्ति जो अपने अधिकारियों को कैश में पेमेंट ना दे करके, सैलरी ना दे करके भूमि खंड दे रहा है, ये क्षेत्र आपका, ये क्षेत्र आपका, यहाँ से टैक्स वसूल लेना, अपनी सैलरी ले लेना, बेटा इसी सिस्टम को एकता कहा जाता है। एकता व्यवस्था। सर्वप्रथम एकता व्यवस्था स्टार्ट करने वाला व्यक्ति मोहम्मद गोरी था, लेकिन वह भारतीय मुस्लिम शासक जिसने एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी वो इल्तुतमिश था। प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से समझना। फर्स्ट टाइम एकता सिस्टम किसने स्टार्ट किया? मोहम्मद गोरी ने। इंडिया में किसने स्टार्ट किया? इल्तुतमिश ने। तो यहां पर क्या है कि ऐसे में इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था की शुरुआत की, और जैसा कि मैंने कहा एकता सिस्टम फर्स्ट टाइम मोहम्मद गोरी ने स्टार्ट किया था। अच्छा, अब इल्तुतमिश के पास भारत में एक विशाल साम्राज्य है। कल तक ये अलग अलग राज्यों का, अलग अलग राजाओं का राज्य था। राज्यों में बटा हुआ था भारत, कई राज्यों में अलग अलग राज्य के अलग अलग शासक थे। तो जैसे अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है, ऐसे अलग अलग राजाओं की अलग अलग करेंसी होती थी। अब आप सोच करके देखो कि अलग अलग शासक हैं, उनकी अलग अलग करेंसी हो तो ये बात तो अलग है। अभी एक ही शासक है बड़े क्षेत्र का और उसी के क्षेत्र में अलग अलग करेंसी चलती हो जगह जगह, तो आप सोचो बड़ी समस्या हो जाएगी। जैसे वर्तमान समय में अपना भारत है, अभी पता चला कि दिल्ली में यहाँ रुपया चलता है, यूपी में डॉलर चलता है, हरियाणा में पाउंड चलता है। अब पता चला दिल्ली का व्यक्ति रुपया लेके निकला और यूपी में पहुंचा, उसको गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल पंप पर जाकर के रुपया देके बोलेगा पेट्रोल डाल दो, यूपी वाले बोलेंगे दिमाग खराब है, यहाँ डॉलर चलता है, पहले डॉलर लेके आओ, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अब इल्तुतमिश ने कई राज्यों पर नियंत्रण कर लिया है। जो पहले बटे हुए राज्य थे वो सब अब इल्तुतमिश के पास है। तो इल्तुतमिश ने उन राज्यों में करेंसी जारी की, अपना सिक्का। इसमें एक सिक्का है टंका। टंका ये सिल्वर का हुआ करता था, चांदी का, और एक सिक्का है जीतल, ये तांबे का हुआ करता था, कॉपर का। ये कॉपर का हुआ करता था, तांबे का सिक्का जारी किया। एक बात और,
अब क्योंकि यह व्यक्ति शासक है, भारत में शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। दरअसल जब आप कहीं पर शासन करें तो आपको प्रशासन पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप लंबे समय तक किसी क्षेत्र पर नियंत्रण बना के रख पाओगे। अब उसी के लिए इसने सिक्का जारी कर दिया, एक बात है, अलग अलग क्षेत्रों में अधिकारी नियुक्त कर दिए, अलग बात है, लेकिन आप किसी क्षेत्र में रहते हैं और वहां में पर न्याय व्यवस्था ही ना हो तो कोई मतलब नहीं। समाज में अशांति व्याप्त हो जाएगी, और समाज में अशांति होगी तो राजा को भी अशांति का सामना करना पड़ेगा, और राजा का कार्यकाल बहुत अधिक समय तक नहीं टिकेगा। ऐसे में क्या हुआ कि ये जो इल्तुतमिश है, इसने काजी और अमीर दाद की नियुक्ति कर दी फॉर जस्टिस, न्याय के लिए। उस समय का काजी मतलब आज का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समझ लो, न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी। अमीर दाद सहयोग के लिए है, न्याय व्यवस्था में सहयोग के लिए। यहां तक कि इल्तुतमिश ने स्वयं न्याय की जंजीर बनवाई। एक घंटी इसने लटकवाया, उसमें जंजीर बंधवा दी, कोई जंजीर पकड़ के खींचता, घंटी बजती, तो इसका मतलब है कि आपातकाल है उसके सामने, बहुत समस्या है उसके सामने, तो आपात स्थिति में उसको न्याय उपलब्ध कराया जाता था, इसलिए न्याय की जंजीर बनवाई गई थी। इस तरह से इल्तुतमिश उत्तर भारत पर, जहां पर मुस्लिम शासकों का नियंत्रण है अभी, वहां नियंत्रण बढ़ाता जा रहा है ये। पर इसी समय की बात है, इल्तुतमिश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से बताया है कि कैसे पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की और कैसे इस्लाम धर्म शक्तिशाली होता चला गया, फिर इस्लामिक साम्राज्य बनने लगा, फिर इस्लामिक साम्राज्य पावरफुल होने लगा। ये मैं आपको समझा चुका हूं। दरअसल जो मुस्लिम शासक थे उनको लगता था कि विश्व में चलकर अन्य धर्म के लोगों को मारें और इस्लामिक साम्राज्य बना ले वहां पर। इसी क्रम में बहुत से लोग जो बर्बर थे, मार काट करते रहते थे, उनको लगा कि यदि हम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें तो हमें लोगों को मारने पीटने का समझो लाइसेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये समझा दिया जाता था कि भाई धर्म के लिए आप ऐसा कर रहे हो, लोगों को मारो, इस्लाम धर्म का प्रचार करो, इस्लामिक साम्राज्य खड़ा कर दो, ये धर्म का कार्य है, इससे पुण्य मिलेगा। जिहाद, अभी भी देखो कई सारे आतंकवादियों को यह समझाया जाता है कि भारत में जाओ और वहां पर जिहाद करो, आप अगर मर भी गए तो जन्नत मिलेगी आपको। जिहादी कहा जाता है आतंकवादियों को। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं से धार्मिक प्रेरणा भर दी जाती है। अब यद्यपि जिहाद पर मतभेद है, कुछ मुस्लिम कहते हैं कि जिहाद का वह अर्थ नहीं है जो आतंकवादियों को बताया जाता है, और कुछ कहते हैं नहीं, जिहाद का यही मतलब है, काफिरों को मारो और लड़ते हुए मर गए तो जन्नत में पहुंच जाओगे। काफिर मतलब गैर मुस्लिम। इसी क्रम में मंगोलिया का एक मंगोल हुआ करता था, नाम था चंगेज खान। चाइना में ज्यादातर बौद्ध लोग थे, अभी भी हैं बहुत से बौद्ध। मंगोलिया में भी बौद्ध लोग थे। बौद्ध धर्म आप जानते हैं, जिसके संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। तो बहुत से बौद्ध लोग थे। वहीं का था चंगेज खान, वो भी बौद्ध था, लेकिन मार काट में बड़ा यकीन करता था। नॉर्मली बौद्ध लोग अहिंसावादी होते हैं, पर कुछ अपवाद भी होते हैं। वो बहुत हिंसक था। चंगेज खान मार काट में बड़ा भरोसा करता था, तो पहले मारता पीटता था लोगों को। तो उसका उद्देश्य था मारना पीटना लूटना। अभी जब उसने इस्लाम धर्म के बारे में सुना तो उसको लगा कि अगर ये मैं धर्म स्वीकार कर लेता हूं तो कल तक जो कार्य करता था वो धर्म के लिए नहीं था, मेरे अपने लिए था। पर अब तो मैं कार्य वही करूंगा, लेकिन वो मामला धर्म से जुड़ जाएगा। ये तो एक तीर से दो शिकार करना हो गया। पहले तलवार चलाता था तो मैं अपने लूटने के लिए, अपने सुख के लिए, अब एक धार्मिक उद्देश्य मिल जाएगा तलवार को। चंगेज खान ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और तलवार के बल पर, बेटा सिकंदर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अलेक्जेंडर का,
एक समय वह भी तलवार लेके निकला था दुनिया में विशाल साम्राज्य बनाने। मैं आपको बताऊं, चींटी टाइप के लोग, चींटी, कई बार तलवार पर धार लगा करके निकल पड़ते थे कि बड़ा क्षेत्र बना लूंगा, दुनिया जीत लूंगा, और काफी सफल भी होते थे। बेटा भारत में तो हाथी टाइप के लोग रहते थे, एक से बढ़कर एक शक्तिशाली। अगर भारतीयों में से कभी किसी ने सोच लिया होता कि विश्व विजेता बनूंगा, यकीन मानिए पूरी दुनिया अपनी ही होती, हम भारतीयों की होती। लेकिन हम भारतीय हमेशा से जियो और जीने दो की नीति में विश्वास करते थे। दुनिया वालों का क्या था, उनका लगता था कि जियो लेकिन जीने मत दो, खुद खाओ दूसरों को खाने मत दो। हम भारतीय, दुनिया वाले आते थे हमारे देश में कि भूखे हैं, खाने का नहीं है, हम लोग दया बस उनको कह देते थे ठीक है यहीं रहो, यहीं खाओ पियो। लेकिन बाद में वो लालची लोग खुद तो खाते थे, अपने घर भी ले जाते थे, भारतीयों के मुंह का भी निवाला छीन लेते थे, उल्टा भारतीय ही भूखों मरने लगे। अंग्रेजों ने तो यही किया था। तो चलिए छोड़िए, अभी उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं। तो मैं यहां पर यह बात कर रहा था कि चंगेज खान का जो साम्राज्य था, एम्पायर, वो अलेक्जेंडर से दोगुना बड़ा था। सिकंदर का जो साम्राज्य था, जिसे आप विश्व विजेता कहते हैं, उससे दुगुना बड़ा साम्राज्य था चंगेज खान का। और जहां जहां पर वो आक्रमण करता गया, तलवार के बल पर लोगों को मुस्लिम बनाता गया, इस्लामिक साम्राज्य बढ़ाता गया। इसीलिए इस्लाम धर्म को बहुत से विद्वान तलवार के दम पर फैला हुआ धर्म बताते। इसी समय की बात है, चंगेज खान अपने एक दुश्मन का पीछा करता हुआ भारत में घुस गया। अभी इल्तुतमिश अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास ही कर रहा था। अगर इसी समय चंगेज खान का हमला हो जाता इस पर, तो बड़ी समस्या हो जाती। ये तो वही बात हो गई जैसे कोई बच्चा जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा है, अभी 16-17 साल का हुआ है, अचानक से उसका सामना खली जैसे पहलवान से हो जाए तो उसकी मौत तो तय है। या तो बच्चा जवान हो जाए, 25-26 साल का हो जाए, वो भी बॉडी बिल्डर टाइप का हो जाए, अंडरटेकर जैसा फाइटर बन जाए, तब तो समझ में आए। अंडरटेकर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वो बहुत बड़ा फाइटर, पर भारतीयों से बड़ा नहीं। एक बार अक्षय कुमार ने उसको बहुत मारा था, वो कौन सी मूवी थी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। तो हम भारतीय वास्तव में खिलाड़ी टाइप के लोग होते हैं, बस हमारा मन नहीं करता ज़्यादा मेहनत करने का, इसलिए हमें लगता है चलो दुनिया वालों को खेल ले दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना हमारे यहाँ के खिलाड़ी जो है वो तो अभी यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसे में, मतलब खिलाड़ी वाला मामला छोड़िए, वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर क्या है कि चंगेज खान का इसी समय पे भारत पर अटैक हुआ। चंगेज खान का ही एक नाम था तिमोचिन, इंग्लिश में इसको वैसे लिखा जाता है हिंगिस खान, हिंगिस खान। तो क्या हुआ कि इसका आक्रमण हुआ। पूछा जाता है आपसे, भारत पर जिस समय चंगेज खान का अटैक हुआ उस समय दिल्ली का रूलर कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। अच्छा, अब इल्तुतमिश के बारे में कुछ और भी पॉइंट समझिए। इल्तुतमिश के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य समझ लीजिए। आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको समझाया था कि जब मोहम्मद गोरी मरा था तो गोरी के 3 गुलाम थे, गोरी के 3 गुलाम थे, ध्यान से समझिएगा। गोरी के गुलाम, एक गुलाम था ताजुद्दीन एल्दीज, एक गुलाम था ताजुद्दीन एल्दीज, ये अफगानिस्तान से था, अफगानिस्तान में शासक बना गोरी के मरने के बाद। दूसरा गुलाम था नासरुद्दीन कुआचा, ये गोरी के मरने के बाद सिंध का शासक बना। सिंध का शासक क्या, आपको मैंने बताया था, अधिकारी था, ये नियंत्रण करके रखता था वहां पर, वरना शासक तो स्वयं को बस एल्दीज मानता था, बाकी सबको डरा के रखता था कि शासक मत बनो। तीसरा गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गोरी के मरने के पश्चात
भारत में रहकर भारत पर नियंत्रण किया। अब ये 3 लोग थे। अभी ऐबक मर गया और इसकी जगह पर जैसा कि आप देख रहे हैं इल्तुतमिश शासक है। इल्तुतमिश, अब इल्तुतमिश ऑफिसर बनकर कहाँ रह रहा था, वो तो शासक बन गया। इसका मतलब है उसने ताजुद्दीन इल्दिज का विरोध कर दिया, जो अफगानिस्तान में रहता था, जो गोरी की जगह पर बैठा था। तो जाहिर सी बात है कि ताजुद्दीन इल्दिज इस बात का बुरा मानेगा और इल्तुतमिश और इल्दिज के बीच युद्ध होगा। अब इल्दिज ने इल्तुतमिश पर अटैक किया, सेना लेके निकला अफगानिस्तान से। मैं आपको समझा चुका हूं, जब कोई अफगानिस्तान से आता था दिल्ली पर हमला करने, तो दिल्ली का शासक उसको हरियाणा में जाके रोकता था कि भाई दिल्ली से बाहर निकल कर दुश्मन को हरा दो, दिल्ली सुरक्षित रहे, यहाँ कोई दुश्मन घुसकर लूट पाट ना करे। तो ताजुद्दीन इल्दिज और इल्तुतमिश के बीच 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। इल्तुतमिश ने इल्दिज को मार दिया। अफगानिस्तान से जो प्रॉब्लम होती वो खत्म हो गई। अभी क्या हुआ, नासरुद्दीन कुवाचा से भी इल्तुतमिश का युद्ध हुआ और कुवाचा भी मर गया। ये तो इल्तुतमिश से डर के सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। अब सोच करके देखो, अफगानिस्तान के इल्दिज की प्रॉब्लम समाप्त, सिंध में कुवाचा मर ही गया। अब इल्तुतमिश के समय में चंगेज खान ने अटैक किया था, वो वापस ही लौट गया। ऐसे में अब इल्तुतमिश के सामने कोई समस्या नहीं थी। तो बेटा इल्तुतमिश वाज रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। तो यहां पर क्या है, और अभी तक जितने भी मुस्लिम शासकों को आपने देखा उनमें से किसी को सुल्तान नहीं कहा जाता था। सुल्तान का टाइटल ऐसा नहीं था कि कोई भी ले लेता, सुल्तान का टाइटल खलीफा प्रदान करते थे। मैंने आपसे कहा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के पास धार्मिक शक्ति भी थी और राजनीतिक शक्ति भी। अगर कोई मुस्लिम शासक दुनिया में जाके इस्लाम मुस्लिम साम्राज्य बनाए तो उसको वैधता देते थे, उसको मान्यता प्रदान करते थे खलीफा, और सुल्तान की उपाधि देते थे कि आप सुल्तान हैं, यानी आप उस क्षेत्र के शासक हैं। वो मान्यता खलीफा देते थे। अब मतलब आप ऐसे समझो जैसे अभी कोई सांसद बन जाए अपने क्षेत्र का, तो अब हमारे संविधान में ऐसा नियम है कि चुनाव होता है, उस क्षेत्र की जनता जिसे बहुमत देगी, अब जो सबसे ज्यादा मत पाएगा वो क्षेत्र का सांसद होगा, ये संविधान तय करता है। पर मुस्लिम साम्राज्य जब बढ़ रहा था पूरी दुनिया में, तब ये सब कौन तय करता था, खलीफा तय करते थे। वही धर्म के प्रमुख भी थे और राजनीति के प्रमुख भी। लोग कार्य कैसे करेंगे ये तो शरीयत के आधार पर देखा जाएगा, धर्म के आधार पर, कुरान हदीस इजमा कयास के आधार पर अगर शासक के पद की मान्यता देनी है तो खलीफा देंगे। एक महमूद गजनवी को सुल्तान नहीं बनाया खलीफा ने, बोला नहीं सुल्तान। गोरी को नहीं बोला सुल्तान, ऐबक को नहीं बोला सुल्तान। इल्तुतमिश भारत का पहला ऐसा मुस्लिम शासक है जिसको खलीफा अल मंसूर ने सुल्तान की उपाधि दी, सुल्तान का टाइटल दिया। तो आप समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही पावरफुल हो चुका है अब तक। इल्तुतमिश का दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, लेकिन ये मुस्लिम शासकों के बीच में शासक है। मुस्लिम जनता के लिए, वो भी जो विदेश से आए थे, जो भारत के लोग इस्लाम धर्म स्वीकार करते थे उनका सम्मान नहीं था, उनके साथ भेदभाव था। लेकिन जो विदेशों से मुसलमान आए थे उनके लिए भारत में स्थिति समझो अनुकूल है, सुल्तान उन्हीं के लिए कार्य करेगा। भारत में लूटे खाएं मस्त रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जितनी मुस्लिम शासकों की ताकत बढ़ती गई, बेटा यूरोपियंस जब आए थे, मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया था, तो जैसे जैसे वो शक्तिशाली होते गए उनका प्रयास था भारत को ईसाई राष्ट्र बना दो। यही समस्या होती थी। भारत में जो विदेशी आते थे उनको लगता था कि भारत को विदेशी बना दें, एकदम जैसा जिस देश से आया है व्यक्ति लगता था भारत को ऐसे ही बना दो। ईसाई आता था तो उसको लगता था ईसाई देश बना दो, मुस्लिम आता था उसको लगता था मुस्लिम देश बना दो।
नहीं मतलब हलवा समझ रखा था भारत को। अरे मजाक नहीं था भारत, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बहुतों ने प्रयास किया लेकिन भारत फिर भारत है, ऐसा कोई नहीं कर पाया आज तक। और जब किसी ने हद की तो वो पिट गया। 1857 में क्या हुआ था आप अच्छी तरह से जानते हैं, अंग्रेजों के साथ धर्म में हस्तक्षेप करने चले थे। तो इन लोगों के साथ भी यही होगा, क्योंकि ये लोग भी यही करने वाले। इल्तुतमिश की पावर बढ़ती गई। उज्जैन मध्य प्रदेश में एक मंदिर है महाकाल का यानी भगवान शिव का। इसने उज्जैन के महाकाल मंदिर में तोड़फोड़ करवाई थी, मंदिर तुड़वाया इसने। तो आप समझ सकते हैं, भारतीय किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता था तो बद्दुआ देता था। अब बद्दुआएं तो इसे भी मिलेंगी, बद्दुआएं तो इसे भी मिलेंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इल्तुतमिश जो है इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था, ये ऐबक का गुलाम था, ये मैंने आप लोगों को बताया। तो ऐसे में इल्तुतमिश के समय में एक विद्रोह हुआ था, अवध में पृथु का विद्रोह। आप समझ सकते हैं ये मुस्लिम शासक है और भारतीय मुस्लिम शासन आसानी तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। विद्रोह हुआ और अकेले अवध में बच्चों 1,20,000 मुसलमान मारे गए, 1,20,000 मुस्लिम मारे गए अवध में हुए पृथु के विद्रोह में, है ना। इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर भी अटैक किया था, वहां का शासक हुआ करता था बर्मदेव। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लो। इल्तुतमिश अरबी लेख युक्त चांदी और तांबे का सिक्का जारी करता है, मतलब सिक्के जो जारी किया इसने उस पर अरबी में लिखा हुआ था। इसका जो टंका था वो 175 ग्रेन का था और जीतल जो है वो 78 ग्रेन का था। ये वेट है उस समय का। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि टंका कितने ग्रेन का था, तो 175 ग्रेन का। टंका किस मेटल से बना था, किस धातु से बना था, तो चांदी से। इल्तुतमिश के समय में बंगाल में गयासुद्दीन का विद्रोह होता है, गयासुद्दीन का। तो ये विद्रोह तो लगे रहेंगे। और वैसे भी क्या है कि बंगाल जो है वो दिल्ली से काफी दूर पड़ता था, ये दिल्ली से बहुत दूर था बंगाल। इसीलिए बंगाल में कई बार लोग विद्रोह करते थे और उनका उद्देश्य होता था कि हम बंगाल में स्वतंत्र शासक बन जाएं, बंगाल को साम्राज्य से अलग कर दें। ये अलग बात है कि शासक कमजोर होगा या दिल्ली का, तभी बंगाल अलग हो पाएगा, वरना नहीं अलग हो पाएगा। इल्तुतमिश ने बंगाल में हुए विद्रोह का दमन करवाया, बंगाल में हुए विद्रोह का दमन करवाया। इस तरह से इल्तुतमिश जो है वो बहुत ही पावरफुल हो गया। इल्तुतमिश के दरबार में दो विद्वान रहा करते थे, उनका भी नाम आप देख लीजिए। इल्तुतमिश के दरबार में एक था मिन्हास उस सिराज, दूसरा था मलिक ताजुद्दीन। मिन्हास उस सिराज की एक पुस्तक है तौकाते नासरी। आपसे पूछा जा सकता है तौकाते नासरी का लेखक कौन है, तो मिन्हास उस सिराज। और मिन्हास उस सिराज तौकाते नासरी का लेखक है। तो अब इल्तुतमिश मर गया और इल्तुतमिश के मरने के बाद इसका बेटा किंग बना, नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। एक बात यहां और स्पष्ट समझ लीजिए आप, इल्तुतमिश को पता नहीं लोगों की बद्दुआ लगी, भारतीयों की बद्दुआ लगी या और कुछ कारण था। इल्तुतमिश में जो प्रतिभा थी सो थी। इल्तुतमिश के सारे बच्चे पप्पू टाइप के सिद्ध हुए। इल्तुतमिश स्वयं कहा करता था मेरे बच्चों में योग्यता नहीं है। जैसे आज की डेट में कांग्रेस पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो नेहरू परिवार के वंशज राहुल गांधी जी पर है, और राहुल गांधी जी उतने योग्य नहीं है जितना उनके पूर्वज थे, तो उनको समस्या झेलनी पड़ रही है। एक विशाल साम्राज्य संभालने के लिए योग्यता होनी चाहिए, इल्तुतमिश के बच्चों में योग्यता नहीं थी। जैसे आज की डेट में ये माना जाता है कि राहुल गांधी जी से ज्यादा समझदार अनुभवी प्रियंका वाड्रा जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं। ऐसे ही इल्तुतमिश का मानना था कि मेरे बेटों में योग्यता नहीं है पर मेरी बेटी योग्य है। और इल्तुतमिश की बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। मेरे लेफ्ट में आपको दिख रही है, ये देखिए रजिया सुल्तान। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन्होंने बुर्का वगैरह नहीं पहना है, तो इनकी योग्यता पर यही इनकी एक जो गलती है वो भारी पड़ गई। इल्तुतमिश कहता था मेरी बेटी को सुल्तान बना देना मेरे मरने के बाद, बच्चों पर चांस मत लेना, ये योग्य नहीं है।
लेकिन इसके मरने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह नाम का बेटा किंग बना। रजिया ने प्रयास किया कि पिताजी चाहते थे मैं सुल्तान बनूं तो मैं ही सुल्तान बनूं, और ऐसे में रजिया ने दिल्ली की जनता से कहा कि आपके सुल्तान चाहते थे मैं सुल्तान बनूं तो मेरी हेल्प करो। दिल्ली की जनता ने सपोर्ट किया रजिया का। दरअसल रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है वो गया हुआ था एक विद्रोह का दमन करने। बंगाल से आ रहा था खजाना, तो अवध में ही इल्तुतमिश के एक वंशज ने खजाने को लूट लिया। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक था, वो गया दंडित करने अवध में उस व्यक्ति को। तो दिल्ली में था नहीं, रजिया ने दिल्ली की जनता का सपोर्ट लिया और दिल्ली में सुल्तान बन गई। तो अब जो रजिया है वो दिल्ली की पहली महिला सुल्तान है। इसका टाइटल है, उपाधि है उम्दत उल निस्वा। यदि पूछा जाए उम्दत उल निस्वा किसकी उपाधि थी तो ये रजिया की उपाधि है। इसका जो वजीर है वो निजाम उल मुल्क जुनैदी था। वजीर मतलब एक प्रकार से ये समझ लो कि शासक का सबसे बड़ा अधिकारी और शासन चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला। अमीर हाजिब था ऐतगिन, धर्म का मामला देखता था ऐतगिन। मैं कुछ अधिकारियों का नाम इसलिए बता रहा हूं, रजिया की मृत्यु के पीछे इसके अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो एक इसका और अधिकारी था अमीर याखूर, जमालुद्दीन याकूत। ये अश्वशाला विभाग देखता था। रजिया क्योंकि महिला शासक थी, और उस समय बेटा महिला शासक का मतलब ये है कि बड़े बड़े खतरनाक टाइप के लोग थे उस समय, उनके बीच में महिला का शासक होना बहुत कठिन था। ये ऐसा ही है जैसे प्रेजेंट टाइम में प्रकाश राज, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर जैसे विलेन हों और उनकी कैप्टन को बना दो आप, अब कैप्टन बना दो कटरीना कैफ को, तो आपको पता है कि जीने नहीं देंगे लोग। ये लड़की हमारी कैप्टन, हमारी हेड। एक गाना भी किसी ने बनाया है, लगता है इतिहास पढ़ा होगा उसने, रजिया गुंडों में फंस गई। तो रजिया सच में गुंडों में फंस गई। 40 तुर्क सरदार थे रजिया के समय में भी, जो इल्तुतमिश ने बनाए थे दल चालीसा के लोग। अभी क्या हुआ कि वो रजिया के समय में भी थे और उनको लगता था एक महिला हमारी लीडर। ऊपर से वो लोग चाहते थे कि धर्म के हिसाब से चले, रजिया बुर्का वगैरह पहने। रजिया पुरुषों का पोशाक पहन करके दरबार में जाके सिंहासन पे बैठती थी और बोलती थी हाँ बताओ क्या चल रहा था। लोगों को बहुत बुरा लगा, लोग रजिया के पीछे पड़ गए। यहां तक कि यह किसी मीटिंग में होती, अगर किसी ऑफिसर के साथ रूम में होती तो बाहर 2-4 लोग खड़े होकर मुस्कुरा रहे होते थे। रजिया पर तमाम आरोप लगाए गए। ये जो जमालुद्दीन याकूत है, जब ये हाथ ऐसे करता था तो रजिया उस पर पैर रख करके घोड़े पर चढ़ती थी। लोगों ने कहा इससे रजिया ने शादी कर ली। ऐसे दुनिया भर के आरोप लगाए गए। बहुत योग्य महिला सुल्तान थी। यहां तक कि मंगोलों का आक्रमण भारत पे होने वाला था, खतरा था मंगोल आक्रमण का। चंगेज खान बहुत ताकतवर साम्राज्य बना दिया था मंगोलों का, लेकिन रजिया ने बहुत चालाकी से मंगोल आक्रमण को रोक करके रखा, भारत पर मंगोल आक्रमण नहीं होने दिया। तो बड़ी होशियार महिला थी। लेकिन 40 तुर्क सरदारों में से कईयों ने रजिया को जान से मारने का प्लान बनाया। अब उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब रजिया के सामने प्रॉब्लम ये थी कि जैसे रजिया दिल्ली में बैठती हैं, अब सोचो यूपी के किसी तुर्क सरदार ने विद्रोह किया, रजिया सेना लेकर के गई, उसके विद्रोह का दमन की, दिल्ली आई। फिर पता चला एमपी के किसी तुर्क सरदार ने विद्रोह कर दिया, अब एमपी गई, विद्रोह का दमन करके दिल्ली आई। तब तक पता चला कि पंजाब के किसी तुर्क सरदार ने विद्रोह कर दिया, अब वो पंजाब जाए। रजिया बहुत भागी दौड़ी, लेकिन पंजाब में गई भटिंडा। भटिंडा नाम का क्षेत्र था और यहाँ का तुर्क सरदार था अल्तुनिया। इसके विद्रोह का दमन करने गई और हुआ ये कि रजिया को अल्तुनिया ने हरा दिया, पराजित कर दिया। इनको जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन अल्तुनिया ने जाके रजिया से बोला कि मैडम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप जेल में हैं तो आप एक काम करें, हमसे शादी कर लें। अब पति पत्नी में कोई अंतर तो होता नहीं, फिर आप भी सुल्तान हम भी सुल्तान, बाकी सबको देख लिया जाएगा। आप तो जानते हैं भारत में ज़्यादातर महिलाओं के साथ ये होता है, उनको किसी न किसी पुरुष का सहारा चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वरना अगर एक महिला अकेली आगे बढ़ना चाहे। भारत में कई ऐसे लोग हैं जो दिखने में इंसान लगते हैं लेकिन अंदर से राक्षस होते हैं, क्रिमिनल टाइप के लोग।
विशेष करके कमजोरों को देख करके उनका जो क्राइम वाला मानसिकता होता है वो निकल करके बाहर आ जाता है। तो ऐसे कुछ नर पिशाच घूमते रहते हैं समाज में, और बहुत सी महिलाएं जो मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हैं उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी करते हैं। तो किसी न किसी पुरुष का सहारा चाहिए उनको आगे बढ़ने के लिए, या तो मायके में भाई और पिता का सपोर्ट हो, या शादी हो जाए तो पति का सपोर्ट हो। अब भाई लोग तो आप जानते हैं रजिया से ऐसे चिढ़ते थे, तो ऐसा कोई सपोर्ट तो है नहीं। अभी अल्तुनिया ने ऑफर दिया तो रजिया ने सोचा शादी कर लेते हैं, शादी कर लिया। और जब दोनों लोग भटिंडा से दिल्ली आ रहे थे तो अब रास्ते में कुछ लुटेरे थे या कुछ राजपूत थे या कुछ और भारतीय, अन्य भारतीय जो इन लोगों से लड़ रहे थे, उनको पसंद नहीं आ रहा था मुस्लिमों का शासन भारत में, तो रास्ते में रजिया को मार दिया गया। अब रजिया मारी गई, और रजिया के बाद जो व्यक्ति सुल्तान बना, दरअसल रजिया का जो शासन था, इनकी हत्या कैथल में हुई थी, हरियाणा में, अल्तुनिया के साथ। इन्होंने 3 वर्ष 6 माह 6 दिन तक शासन किया था। रजिया भारत की पहली महिला सुल्तान थी और इल्तुतमिश की बेटी थी, ये चर्चा मैं कर चुका। अभी रजिया के मरने के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह को शासक बनाया गया। रजिया का समय था भारत में 1236 से 1240 ईस्वी तक। अब मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बना। दरअसल तुर्क सरदार थे 40, उसमें से कुछ कर रहे थे विद्रोह, और प्लान ये किया कुछ विद्रोहियों ने कि क्यों ना एक ऐसा पद बनाया जाए जो बहुत पावरफुल पद हो, यहां तक कि अगर उस पद पर बैठा व्यक्ति कुछ बोल दे तो सुल्तान तक उसको ना कर पाए। यही प्लान था, इसीलिए रजिया को मरवाया गया। और एक नाकारा टाइप का इल्तुतमिश का वंशज मुइजुद्दीन बहराम शाह को शासक बनाया गया, और बहराम शाह के समय में वो पद बनाया गया, नाम था नाइब ए मामलिका। बहुत महत्वपूर्ण पद है। पहले क्या था, सबसे बड़ा सुल्तान, उसके बाद वजीर का पद। अभी सुल्तान और वजीर के पद के बीच में नाइब ए मामलिका थे। सुल्तान सबसे बड़ा पद, वजीर, और वजीर के बीच में नाइब ए मामलिकात। तो ये पहला हो गया, अब ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। और नाइब ए मामलिकात जो है उस पर बैठा दिया गया कबीर इख्तियारुद्दीन ऐतगिन को, यही विद्रोहियों का नेता था, ऐतगिन। अब आज के बाद ये पावर का यूज करेगा, सुल्तान का मतलब ना के बराबर। ऐसे ही है जैसे बंगाल में जब अंग्रेजों ने विजय हासिल की, तो भले वहां पर नवाब बैठता था लेकिन सारी पावर गवर्नर अपने हाथ में रखता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर। तो क्या हुआ कि थोड़े समय बाद ये सुल्तान मर गया। अब अलाउद्दीन मसूद शाह नाम का व्यक्ति सुल्तान बना, ये भी कुछ दिन बाद मर गया। ये नाकारा टाइप के लोग हैं, और उस समय जीने के लिए भी ताकत की आवश्यकता थी अगर आप सुल्तान हो, वरना कोई न कोई आपको मार देगा। नासरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1265 ईस्वी, पीडीएफ में गलत है, आप लोग इसे सही कर लेना। तो यह व्यक्ति शासक बना, और यह व्यक्ति निहायत नाकारा टाइप का, बल्कि मैं कहूं एकदम पप्पू टाइप का व्यक्ति था। जब ये सुल्तान बना, इसको दरबार में लोगों के भले के लिए कार्य करना चाहिए था बैठकर, तो यह व्यक्ति क्या करता था, दरबार में जाता ही नहीं था। ये घर के किसी कोने में बैठ करके टोपियां सिल रहा होता था, वो जो मुस्लिम पहनते हैं व्हाइट कलर की टोपी, वही टोपियां सिल रहा होता था। और वही टोपियां मार्केट में बेच करके जो उससे प्राप्त होता, इसको जो आय प्राप्त होती, उसी से चाउमीन गोलगप्पे वगैरह खाता था, वरना नहीं खाता था। इसकी पत्नी चूल्हे पर खाना बनाती थी, खाना बनाते हुए हाथ जल जाता था कई बार। वो कहती थी सुल्तान की बीबी हूँ, शर्म करो, नौकरानी लगवा दो। ये कहता था कि फालतू बात मत करो, वैसे भी मार्केट डाउन है, टोपी आजकल बिक नहीं रही है, तो पैसा नहीं है, नौकरानी को सैलरी कहाँ से दूंगा। तो आप समझ सकते हैं मैंने क्यों कहा ये पप्पू टाइप का व्यक्ति है। इसी के समय में एक तुर्क सरदार था बलबन, और बलबन ने क्या किया, नासरुद्दीन महमूद शाह से अपनी बेटी की शादी कर दी। ये बलबन का प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, तो अपनी बेटी की शादी कर दी। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। अब जब अपनी बेटी की शादी कर दी नासरुद्दीन महमूद शाह से, अब बोल भी दिया होगा कि अब हमारे दामाद हो, आप तो शांति से अपना काम करो, एंजॉय करो, आप बाकी सब मैं देख लूंगा।
अब बलबन सब कुछ देखने लग गया, शासक पहले से ही लापरवाह था, लापरवाह बना रहा। और अभी क्या हुआ कि कुछ समय बाद बलबन ने नासरुद्दीन महमूद शाह की हत्या कर दी। अब नासरुद्दीन महमूद शाह मर गया और अब जो व्यक्ति शासक बनेगा उसका नाम है बलबन। एक बात बहुत ध्यान से आप लोग समझ लो, हुआ ये कि शुरुआत में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक पाकिस्तान क्षेत्र में, महमूद गजनवी का अटैक पाकिस्तान से बढ़कर दिल्ली से आगे बढ़कर यूपी तक, और उसके बाद मोहम्मद गोरी का अटैक अब यूपी से भी आगे बढ़कर बंगाल तक, फिर भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत। कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत पर नियंत्रण बना के रखा। इल्तुतमिश और उसके बच्चों ने और नियंत्रण बढ़ाया, सिक्के जारी करवाए, तमाम प्रकार के कार्य किए। अब उत्तर भारत पर, लगभग उत्तर भारत पर मुस्लिम शासकों का नियंत्रण हो चुका है, बल्कि नियंत्रण बढ़ता ही जा रहा है। और अब जिस वंश के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बलबनी वंश, वो बड़ा शक्तिशाली वंश है। उसका संस्थापक बलबन वैसे तो 80 साल से अधिक उम्र का था, लेकिन नए नए लड़कों को भी फेल कर देता था, वो इतना मेहनती था। यहीं दिल्ली से रेवाड़ी यानी हरियाणा वो पर डे जाया करता था युद्ध की प्रैक्टिस करने। आपको तो पता है कि हरियाणा में अक्सर युद्ध हो जाते थे, तो पहले से ही पर डे प्रैक्टिस करने जाता था कि अगर हरियाणा में कभी युद्ध हो तो मैं अच्छी प्रैक्टिस किया रहूँ वहाँ पर। या ऐसे ही है जैसे भारत में जो क्रिकेट के मैदान हैं, क्रिकेट टीम वहाँ पर बहुत खेली होती है, तो कोई विदेश से आए तो उस क्रिकेट ग्राउंड पर, मैदान पर भारतीय टीम को हराना उसके लिए कठिन कार्य होता है। भारतीय टीम को हराना उसके लिए कठिन कार्य होता है। अब यह व्यक्ति हरियाणा में पर डे प्रैक्टिस करेगा, तो आप समझ सकते हैं बड़ा ही खतरनाक है। अच्छा, शासकों को हराया जा चुका है उत्तर भारत के लगभग क्षेत्र पर, मुस्लिम शासकों का नियंत्रण है, लेकिन जो जनता है वो जगह जगह पर विद्रोह कर रही है, कुछ और पावरफुल लोग विद्रोह कर रहे हैं। तो अगला जो शासक है वो जनता पर भी नियंत्रण स्थापित करेगा, लोगों को डरा करके रखेगा। उसकी पॉलिसी क्या होगी, कैसे नियंत्रण करेगा, मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो वंश आप लोग पढ़ेंगे वो है बलबनी वंश, और इसका समय है 1265 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक, 1290। तो जो कुछ बच्चों मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझने का प्रयास करिएगा। मानचित्र का प्रयोग करते हुए इतिहास पढ़ना है, थोड़ा समझ का प्रयोग करते हुए इतिहास पढ़ना है। फिर आप लोगों को भारत में जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं और जिस जिस एग्जाम में हिस्ट्री आती है उसमें कोई समस्या नहीं होगी, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, स्टेट पीसीएस का हो, सीजीएल का हो, आईएएस का हो, सीएपीएफ का हो, कोई भी एग्जाम हो, आरओ का हो या अन्य छोटे बड़े एग्जाम। मैं जिस तरह से आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं सब दिमाग में सेट करते जाइए, क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये समझना आवश्यक होता है किसी भी देश के नागरिक के लिए। और किसी देश का इतिहास है, उस देश के नागरिक को अच्छे से पता होना चाहिए। हम लोग भारतीय हैं तो हमें भारत का इतिहास पता होना चाहिए। जिस क्रम में घटनाएं हुई हैं, जिस माहौल में जो कुछ घटित हुआ है वही मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझना। कोई समस्या होती है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा है ही आपके पास, मुझसे डाउट वगैरह पूछना हो तो पूछ लेना। तो इस लेक्चर में यहीं तक, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।